हेलो। कैसे हैं मेरे प्यारे सुकूनों। स्वागत है आपके अपने प्यारा सा परिवार मिथिलेश एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप सभी को बता रखे थे कि हम लोग जो है फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स जो है सिस्टमेटिक ढंग से करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज जो है हमारा ये फर्स्ट क्लास है। ये अपना जो है क्लास नंबर 1 है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें प्यारे बच्चों, अगर आपको पूरा कंप्लीट फिजिक्स का नोट्स चाहिए, पूरा कंप्लीट फिजिक्स का नोट्स चाहिए, तो आपको मात्र और मात्र 99 रुपीज़ में आपको पूरा फिजिक्स का नोट्स जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत ही सुंदर ढंग से आप अगर देख सकते हैं कितने खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ है। और ये कंप्लीट नोट्स बहुत ही सरल शब्दों में और सरल भाषा में आपको जो है पूरा नोट्स जो है प्यारे बच्चों प्रोवाइड कराई जाती है। बट आज हम जो है इस क्लास में वन शॉट लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं या दो चैप्टर हम बोल सकते हैं। दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना। दो चैप्टर आते हैं प्यारे बच्चों। दोनों को हम लोग जो है सबसे पहले चैप्टर 1 को हम वन शॉट के रूप में कंप्लीट करेंगे आज की सेशन में। वन शॉट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, एवं क्षेत्र। ये हमारा प्यारे बच्चों चैप्टर का नेम है। तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम एक वीडियो लेक्चर में इसको जो है पूरा फिनिश कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 2 हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की सेशन में चैप्टर 1 पूरा खल्लास। बट इससे पहले आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा पूरी तरह, वो भी आसान शब्दों में। बाकी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे पर्सनली, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं से भी जुड़ सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, सॉरी यूनिट का नाम है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। नाम में ही लिखा हुआ है स्थिर वैद्युतिकी। देखिए स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता क्या है, इस चीज को समझिए प्यारे बच्चों। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है, स्थिर का मतलब क्या हुआ, मतलब विराम में है, मतलब ये विराम में है कोई भी चीज। स्थिर का मतलब है रुका हुआ, विराम में। वैद्युतिकी मतलब आवेश, आवेश जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं, आवेश का अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक में जब भी हम पढ़ेंगे तो आवेश का जो अध्ययन करेंगे वो स्थिर होगा, मतलब विराम की अवस्था में होगा। देखिए डेफिनेशन के माध्यम से समझिए। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश एवं उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसी को हम लोग घर्षण वैद्युत, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। घर्षण वैद्युत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब रुके हुए आवेश का हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों दो चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं, दो चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर विद्युत विभव एवं संधारित्र। तो इस वाले चैप्टर का जो है पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए पहला चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो विद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहला अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो विद्युत जो है आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। विद्युत आवेश क्या है, देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, वैसी भौतिक राशि जिसके कारण चुंबकीय, विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या बोले, विद्युत आवेश के बारे में जब भी पूछेगा आपसे तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जो क्या करता है, विद्युतीय एवं, विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बस ये छोटा सा डेफिनेशन याद रखना है, उत्पन्न करता है।
विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव जो है क्या करता है प्यारे बच्चों, उत्पन्न करता है। इसी को कहते हैं विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न करता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, वह भौतिक राशि जिसके कारण विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक आसान भाषा में भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश द्रव्य का मतलब क्या हुआ? पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है प्यारे बच्चों? अनुभव किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत आवेश के बारे में। अब विद्युत आवेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। देखिए, अलग अलग पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला अगर हम पॉइंट को देखें तो विद्युत आवेश कैसी राशि होती है? तो अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है प्यारे बच्चों? अदिश राशि होती है। इसे साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगर आप इस तरीके से देखें तो इस तरीके से आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी। I इंटू टी जो है प्यारे बच्चों, ये जो है फॉर्मूला हो गया अपना। अब यहाँ से क्या होगा? इसका हो गया एम्पियर सेकेंड, समय का सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी आवेश के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं और यही जो है कूलाम के बराबर होता है। इसी को बोला जाता है कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक हमें क्या याद रखना है? कूलाम जो है याद रखना है। ठीक है, इसका अगर विमी सूत्र की बात करेगा, आपसे पूछेगा कि इसका विमी सूत्र क्या होता है, आपसे पूछा जाता है आवेश का विमी सूत्र क्या होता है, तो AT। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, AT होता है प्यारे बच्चों इसका जो है विमी सूत्र। कैसे? तो यहाँ देखिए, आई के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में कैपिटल A लिखते हैं विद्युत धारा का, और समय के लिए तो हम लोग T लिखते हैं। तो AT जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ठीक है, उसी के बाद अगला पॉइंट में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसका विमी सूत्र IT या AT होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे विद्युत आवेश से रिलेटेड, इसका CGS मात्रक ESU स्टैटिक कूलाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो स्टैटिक कूलाम हो गया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका CGS मात्रक पूछेगा तो स्टैटिक कूलाम आपको ध्यान रखना है। एक कूलाम में कितना स्टैटिक कूलाम होता है, तो ये भी प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो एक कूलाम में कितना होता है? 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। लेकिन इसी को एक स्टेट कूलाम में पूछेगा, इसको इधर से फ्री करके पूछेगा। तो देख सकते हैं आप लोग 2025 में जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, या आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसीलिए इसको जो है स्टार लगा के प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है? रख लेना है और याद कर लेना है। तो एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है? तो ये इस पार आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये बटे में 3 आ जाएगा और 10⁻⁻9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 था तो यहाँ -9 हो जाएगा, इतना कूलाम हो जाएगा। अगला अगर याद रखें तो इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होता है ना, एब्सोल्यूट कूलाम होता है, अर्थात AB कूलाम आप जो है इसको बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट होता है, एक जो है AB कूलाम के बराबर होता है 10 कूलाम, और ये किसके बराबर होता है? तो 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलाम। तीनों के बीच रिलेशन आपको दिया हुआ है, स्टेट कूलाम में भी रिलेशन दिया हुआ है, कूलाम में भी दिया हुआ है, और एब्सोल्यूट कूलाम में भी रिलेशन आपको दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को पूरा ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, अगर विद्युत आवेश के बारे में हम चर्चा करें तो विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना है प्यारे बच्चों, फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। लेकिन अगर बड़ा मात्रक आपसे पूछेगा तो फैरड होता है। क्या होता है? फैरड होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों।
अगला कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 फैरड बराबर कितना कूलम होता है। तो 1 फैरड बराबर होता है 96,500 कूलम। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला कंसेप्ट बोला जा रहा है कि विद्युत आवेश का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। एम्पियर आवर होता है, AH से इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश की जो उपस्थिति है और जो प्रकृति का पता हम लोग किस चीज़ से लगाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप याद रखना है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोस्कोप क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है पता लगा सकते हैं आवेश की स्थिति। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे आवेश की स्थिति जो है, आवेश की स्थिति और प्रकृति का पता हम लोग किससे लगाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप से लगाते हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला कंसेप्ट कुछ आप लोगों को याद रखने के लिए है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज यहाँ दिया हुआ है। और निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, ये निरपेक्ष आवेश है। चार्ज पूछेगा तो ये बताना है, और निरपेक्ष द्रव्यमान पूछेगा तो ये बताना है। इलेक्ट्रॉन पर इतना केजी होता है और आवेश में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे ये इतना केजी होता है और इतना कूलम होता है। न्यूट्रॉन पर जो है इतना केजी होता है द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान, और आवेश इस पर जो है 0 होता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आवेशन की कुछ विधियां होती है, आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आवेशन की प्यारे बच्चों निम्नांकित 3 विधियां होती है। आवेशन की कितनी विधियां होती है प्यारे बच्चों? 3 विधियां होती है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बाय घर्षण, मतलब बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। दूसरा चालन द्वारा। तीसरा प्रेरण द्वारा। आइए तीनों का जो है हम लोग देख लेते हैं तीनों के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम घर्षण द्वारा आवेशन की बात करें तो जो है आप लोग पढ़े भी होंगे कि किसी भी चीज़ को हम लोग जो है ग्लास, रोड और सिल्क को जब आपस में घिसते हैं, घर्षण करते हैं, ऐसे ऐसे घर्षण करेंगे, तो घर्षण करने के बाद क्या होता है कि कौन पॉजिटिव हो जाता है, तो ग्लास रोड जो है पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस पर, जब हम उसको घर्षण करते हैं तब। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से कई सारा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। प्लास्टिक और ड्राई हेयर के बारे में भी दिया हुआ है। तो प्लास्टिक पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाती है और जो है ड्राई हेयर पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ये तो हो गया घर्षण, ठीक है। बाकी ये प्रत्यक्ष विधि था और दोनों आपका प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। और जो प्रेरण द्वारा होता है आवेशन की विधि, ये अप्रत्यक्ष विधि होता है। बेसिकली हम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चालन द्वारा मतलब बाय कंडक्टिंग, मतलब वायर के द्वारा जो जाता है वो हो गया आपका, ठीक है। जैसे विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आवेश के गुण के बारे में हम लोग जो है अब कुछ चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे आवेश का जो है प्यारे बच्चों गुण के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि आवेश का क्या क्या इंपॉर्टेंट गुण है। तो सबसे पहले आवेश का गुण की अगर बात करें तो आवेश में एक से सबसे पहला गुण हमको पढ़ना होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण संबंधी गुण, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या होता है ये, तो ध्यान रखना है समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बस सीधा सा आप लोगों को ध्यान रखना है समान आवेश में क्या होता है प्यारे बच्चों, समान आवेश में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है समान आवेश में। और अगर असमान आवेश रहता है, असमान आवेश रहता है प्यारे बच्चों, तो इसमें होता है आकर्षण। और समान आवेश में क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण होता है। और इसी नियम को कहते हैं कैवेंडिश का नियम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कैवेंडिश का नियम भी कहा जाता है इसी नियम को।
मतलब आपको इस गुण में आपको क्या याद रखना है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस गुण के अनुसार समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। इसी इसी को ही हम लोग कैवेंडिश का नियम भी कहते हैं। बस ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, अगला आपके पास आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि समान आवेशों में आकर्षण संभव है यदि किसी वस्तु पर दूसरे वस्तु की तुलना में बहुत बहुत आवेश हो। ठीक है ना, तो ये तो नोट में लिखा हुआ है, इसको जो है ठीक है ना, तो ये आपका जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों, योज्यता का गुण हमें जो है पढ़ना होता है। नेक्स्ट, योज्यता का गुण क्या बोलता है? योज्यता का गुण बोलता है कि आवेशों को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, अतः अदिश राशि कहलाती है। तो ये इसका जो है योज्यता गुण है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है। अगला आता है क्वांटमीकरण। इसको समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर जो गुण की हम अगर चर्चा करें, जिसका नाम है क्वांटमीकरण, आइए इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। आवेश का जो क्वांटमीकरण सिद्धांत है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है, कुल आवेश, बस आपको यही वाला स्टेटमेंट याद रखना है, कुल आवेश कोमा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। आप इसको स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस गुण के अनुसार किसी वस्तु का कुल आवेश कॉमा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देखिए कितना आसान डेफिनेशन है, सेम हम भी यहाँ पर वही लिखे हैं कि कुल आवेश कॉमा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपका कुल आवेश Q है और मूल आवेश तो E होता है, उसका पूर्ण संख्या Ne, तो Q बराबर Ne हो जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। ये इसका जो है प्यारे बच्चों मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब यहाँ पे Q क्या है, तो Q हमारा कुल आवेश हो गया, कुल आवेश हो गया, और n क्या हो गया, n हमारा पूर्ण संख्या हो गया। n हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या हो गया। तो अब n जब पूर्ण संख्या हो गया तो इसका मान हम क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू जो है रख सकते हैं। लेकिन क्या हम 4.2 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं गुरुजी। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, हमको लेना है और ये पॉइंट में हमको नहीं आएगा। जैसे 5.6 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। n का मान हमारा जो है ये सारा वैल्यू जो है होगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बनता है। ई क्या है प्यारे बच्चों, ई हमारा मूल आवेश है। ई क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा मूल आवेश है। इसका चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत था प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। सेम यहाँ भी वही चीज़ें लिखा हुआ है। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत में Q बराबर प्लस माइनस Ne, Q ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको जो है दी गई है। क्वांटमीकरण का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, बस ये नोट में आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो आता है प्यारे बच्चों, तीसरा गुण हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा गुण में आता है प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या आता है प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी समझना आपको बहुत जरूरी होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, या नहीं तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आवेश का
आवेश का जो है, आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो निर्माण होगा, निर्माण किया जा सकता है, और ना ही विनाश होगा, ना ही विनाश होगा। आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं तो सेम वैसे ही इसका भी डेफिनेशन है। या इसका एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, किसी भी वस्तु या निकाय का जो कुल आवेश है, किसी वस्तु का, दूसरा डेफिनेशन इसका देखिएगा, दूसरा डेफिनेशन, किसी वस्तु या निकाय का जो है प्यारे बच्चों, निकाय का कुल आवेश होता है ना, कुल आवेश, कुल आवेश सदैव क्या होता है, संरक्षित रहता है। सदैव क्या रहता है प्यारे बच्चों, संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोनों हम बता दिए, एक तो पहला इसका जो है पहला डेफिनेशन ये है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है पूछेगा तो आपको बताना है कि इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार आवेश का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, केवल इसका जो है स्थानांतरण होता है। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। या अगर दूसरा लिखना है तो दूसरा लिख सकते हैं, किसी वस्तु या निकाय का जो कुल आवेश होता है वो सदैव क्या होता है प्यारे बच्चों, सदैव संरक्षित रहता है। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्यारे बच्चों, आपको उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूरेनियम का एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास किया गया है। कभी भी जो आवेश होता है वो नष्ट नहीं होता है। अगर 238 इसका दिया हुआ है तो यहाँ पे भी देखिए ये टूटता है, लेकिन कभी भी ये जो है विनाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। यहाँ 234 है, यहाँ 4 है, तो दोनों फिर ऐड होगा तो फिर 238 हो गया। कभी भी प्यारे बच्चों ये जो है नष्ट नहीं होता है, यूरेनियम नाभिक का जो है बताया गया है। चलिए अगला आता है लास्ट हमारा जो है, अचरता का गुण इसमें भी होता है आवेश में, तो इसको भी समझ लेते हैं कि विद्युत आवेश निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। निर्देश तंत्र से क्या होता है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र होता है। अर्थात क्यू रेस्ट बराबर क्यू मोशन, रेस्ट हो या मोशन हो दोनों आपस में बराबर होता है, वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। एक न्यूमेरिकल आपको देंगे, बाकी आप समझ जाइएगा। एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख पा रहा होगा, यहाँ पे अगर आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा तो ठीक है। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा हम इसको जो है ना एडजस्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन दिखेगा। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश का निर्माण करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला गया कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके, तो हमें यहाँ Q का मान दिया हुआ है। Q का मान कितना दिया हुआ है, कैपिटल Q का मान कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। यस और नो? बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, और E का वैल्यू तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके जो है 1 कूलम आवेश जो है का निर्माण करेगा। 1 कूलम आवेश कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके, तो ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q बराबर प्लस माइनस NE का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ N को फ्री करेंगे तो ये E इसके आप बटे में आ जाएगा, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में E। अब ये 1 है तो 1 बटे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 निकल कर आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे जो है न्यूमेरिकल बनता है। तो आप इसका जो है आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला जो कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, ये सारा इस प्रकार का न्यूमेरिकल है, ये आपको पूरा का पूरा PDF में प्रोवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी है, बना हुआ भी है, सॉल्यूशन भी है, ये सारा न्यूमेरिकल है। आप इसको जो है ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ क्वेश्चंस है तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, प्रोवाइड हम करा देंगे। अब बात करते हैं आवेश का वितरण। आवेश का जो वितरण है प्यारे बच्चों, 3 तरीके से किया जाता है। आवेश का वितरण कितने प्रकार से किया जाता है, आवेश का सतत वितरण 3 तरह से किया जाता है। पहला रेखीय वितरण। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों,
रेखीय वितरण होता है, रेखीय वितरण। आप यहाँ भी देख सकते हैं आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला में क्या है, आवेशों का रेखीय वितरण। रेखीय वितरण क्या होता है प्यारे बच्चों, सीधा सा हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आप देखेंगे और रटेंगे तो याद आपको नहीं होगा। आवेश का रेखीय वितरण, सीधा सा हम बोलेंगे ऐसे वितरण या आवेश का ऐसा वितरण जिसमें क्या होता है कि आवेश संपूर्ण चालक पर, किसी चालक पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप डेफिनेशन थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिए तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखिए रेखीय वितरण में क्या लिखा है, यदि आवेश किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश के ऐसे वितरण को रेखीय वितरण कहते हैं। अब आप समझिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से प्यारे बच्चों, आवेश का रेखीय वितरण बोलता है कि आवेश किसी चालक के, किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो। आवेश क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, आवेश जो है किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होते हैं तो ऐसे वितरण को ही कहते हैं आवेश का रेखीय वितरण। मतलब ये कोई चालक है, ये अपने पास कोई चालक है और इस चालक पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, एक समान रूप से आवेश जो है वितरित है। तो इसी संपूर्ण लंबाई पर, किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पर, तो यहाँ से अगर फॉर्मूला लिखें, इसको जो है लैम्डा से सूचित किया जाता है। आवेश का जो वितरण है संपूर्ण लंबाई पर हो रहा है, यही इसका जो है फॉर्मूला निकल कर आ गया। आवेश का वितरण जो है प्यारे बच्चों कहाँ हो रहा है, आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पर हो रहा है। अब यहाँ से इसका सारा चीज हम निकाल सकते हैं। एसआई मात्रक आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों, तो एसआई मात्रक हम कैसे निकालेंगे, यहाँ है आवेश क्यू, आवेश के लिए हम लोग कूलाम यूज करते हैं, लंबाई के लिए मीटर यूज करते हैं, तो ये हो गया कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर जो है निकल कर आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cm/-1 कूलाम प्रति मीटर जो है इसका एसआई मात्रक निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आवेश का रेखीय वितरण। इसी प्रकार से दूसरा नंबर आता है प्यारे बच्चों आवेश का जो है पृष्ठीय वितरण। आवेश का पृष्ठीय वितरण। अब आवेश का पृष्ठीय वितरण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको ऐसे लिखना है कि आवेश किसी चालक के संपूर्ण, चालक के हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आवेश किसी चालक के जो है प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होते हैं। बस सेम रिपीट करेंगे हम, बस यहाँ पे संपूर्ण लंबाई पर था, यहाँ पर क्या था कि चालक के संपूर्ण लंबाई पर, रेखीय वितरण में लंबाई पर, लेकिन अगर पृष्ठीय वितरण हम पढ़ेंगे आवेश का तो चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होते हैं। मतलब ये कोई हमारा चालक है प्यारे बच्चों, ये कोई हमारा चालक है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, आवेश जो है वितरित हो रहा है। तो यहाँ से हम प्यारे बच्चों आपको डेफिनेशन हम भी दिखाएंगे। तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन की बात, हम इसका फॉर्मूला की बात करें, सबसे पहले तो इसको जो है किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश का जो वितरण है कहाँ हो रहा है, संपूर्ण जो है सरफेस पर हो रहा है, एस से सरफेस। तो ये इसका जो है यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ से जो है प्यारे बच्चों हम जो है निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जब ये हमारा निकल कर आ गया तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी तरीके से एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं। एसआई मात्रक आपसे पूछेगा तो एसआई मात्रक क्या हो गया, ऊपर में है आवेश मतलब कूलाम बटे यहाँ पे सरफेस, सरफेस के लिए क्या हो जाएगा एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर,
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इसका जो है प्यारे बच्चों SI मात्रक निकल कर आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप जो है दूसरा नंबर भी समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरा नंबर की। तीसरा नंबर आवेश का जो है आयतनिक वितरण होता है। आयतनिक वितरण, आयतनिक वितरण। अब ध्यान से समझिएगा, आयतनिक वितरण क्या होता है। तीनों में बस छोटा छोटा अंतर है और बाकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। इसको घनी वितरण भी कहा जाता है। इसको और एक नाम याद रखिएगा, घनी वितरण भी इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है। घनी वितरण भी इसको जो है कहा जाता है। अब देखिए आयतनिक वितरण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आवेश का, यदि आवेश किसी चालक के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से, यहाँ पे क्या हो रहा है, चालक के, हम सीधा लिखते हैं चालक के संपूर्ण संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो रहे हों, तो आवेश के ऐसे वितरण को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आवेश के ऐसे वितरण को ही कहते हैं आवेश का आयतनिक वितरण। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से अब यहाँ प्यारे बच्चों इसको जो है रो से सूचित किया जाता है। तो रो बराबर क्या होगा, आवेश का जो वितरण है किसी चालक का, मान लीजिए ये हमारे पास एक चालक हम बना दे रहे हैं इस तरीके से। एक हम थोड़ा सा 3D इमेज बना देते हैं, देखिए ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इसमें आवेश का जो वितरण है हर जगह है, ठीक है, संपूर्ण आयतन पर है इसका आवेश का वितरण। तो संपूर्ण आयतन पर जब आवेश का वितरण है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश का वितरण वॉल्यूम पे हो रहा है। यही इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया। बोलो यस और नो। ये यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब आप दोनों में थोड़ा सा 1 मिनट में कंपेयर कर लीजिए। रैखिक वितरण क्या होता है, यदि आवेश किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पर, बस इसको हाईलाइट कीजिए, यहाँ संपूर्ण लंबाई पर आवेश का वितरण हो रहा है एक समान रूप से, और ऐसे ही आवेश के वितरण को कहते हैं आवेश का रेखीय वितरण। इसको लैम्डा बराबर जो है आपका निकल कर आ गया, आवेश का वितरण संपूर्ण लंबाई पर, यहाँ से SI मात्रक निकाल लेंगे। और पृष्ठीय वितरण में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, आवेश का जो वितरण है किसी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर हो रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा बराबर जो है आवेश का वितरण हो रहा है सरफेस पर, और इसका SI मात्रक यहाँ से कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं। आयतनिक वितरण में जो आवेश का वितरण है, आवेश किसी चालक के संपूर्ण आयतन में जो है, आयतन में हाईलाइट कीजिएगा, आयतन में एक समान रूप से वितरित हो रहे हों, तो आवेशों के ऐसे वितरण को आवेश का आयतनिक वितरण कहते हैं। इसको जो है रो से सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों, और रो बराबर होता है Q/V। और यहाँ से इसका अगर SI यूनिट आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों, तो SI यूनिट हम बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं। ऊपर हो गया कूलाम बटे में V का हो गया मीटर क्यूब, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर क्यूब। बताओ कोई दिक्कत। तो ये था तीनों का वितरण जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हम लोग जो है बाद में जो है डिस्कस करेंगे। अब अगला जो आता है प्यारे बच्चों, वो आता है कूलाम का नियम। आइए समझते हैं कूलाम का नियम। सबसे पहले कूलाम का नियम को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। कूलाम का नियम, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। देखिए आवेश का जो कूलाम का नियम है, 2 बिंदुओं पर काम करती है, 2 पॉइंट पर काम करती है। पहला ये है अपने पास Q1, ये है Q2। इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं R है हमारे पास। अब तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, स्टेटमेंट आप ऐसे लिखेंगे, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल है, वो बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का समानुपाती होता है।
तो यहाँ से हम पहला स्टेटमेंट से दोनों गुणनफल का समानुपाती होता है, पहला स्टेटमेंट से पहला समीकरण। लॉजिकली समझो, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल है, वो बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दूसरा स्टेटमेंट। अब ये दोनों को हम अगर मिला देंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों F समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जो कि K के रूप में आ जाता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ से K क्या है, तो K के जगह पे हम लोग यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब यहाँ से क्या निकल कर आ गया प्यारे बच्चों, ये अपने पास जो है जनरल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है कूलॉम के नियम का। ये प्यारे बच्चों कूलॉम के नियम का जनरल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोगों को याद रखना है 9 × 10⁹ होता है। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है आपको नाम में कन्फ्यूजन हो, तो इसको जो है प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जो है, बाकी नोट्स में आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए स्टेटमेंट को समझिए आप, जो हम बोले हैं उसी के आधार पर हम लिखे हैं यहाँ पे। देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील वैद्युत बल या कूलॉम बल, ये जो एफ हम लिखे हैं ना प्यारे बच्चों, ये एफ यही है, दो स्थिर बिंदु है, दो स्थिर बिंदु है, और दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इन दोनों के बीच जो क्रियाशील, जो लगने वाला बल है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, इसी को बोलते हैं कूलॉम बल। कूलॉम बल, इस दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, बल, ये बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों आवेश का परिणाम क्या है, एक का Q1 दूसरे का Q2, तो दोनों आवेशों के परिणाम का गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। स्टेटमेंट नंबर 1 पहला समीकरण। और दूसरा स्टेटमेंट इसी में दिया हुआ है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को मिला दिए, आपका जो है पूरा ये डेरिवेशन आपका निकल कर आ चुका है। और सेम प्रोसेस यहाँ भी वही किया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी सेम आपका जो है लेकर किया गया है। पहला स्टेटमेंट से दोनों को समानुपाती किया है, दोनों को गुना करके, और ये व्युत्क्रमानुपाती किया है, दोनों समीकरण को मिला दिया, और फाइनल में ये वाला जो है समीकरण आपके सामने में निकाल के दे दिया है। पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगला देखिएगा, अगला जो है यहाँ तक आने के बाद F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ गया, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना है, क्या होता है 8.854 × 10⁻⁻12। इसका SI यूनिट आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर, यहाँ से अगर एप्सिलॉन को फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन को हम फ्री करेंगे तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा अपने पास Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो। अब यहाँ से देख लीजिए, दो आवेश है तो कूलॉम का स्क्वायर, अब बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी हम प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। ये जो है एप्सिलॉन का SI मात्रक निकल कर आ चुका है। तो यहाँ भी वही लिखा है,
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? ये निकला हुआ है एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम आप लोगों को निकाल करके भी समझा चुके हैं बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ से हम एप्सिलॉन को फ्री करिए, ये इधर आ गया, इसको यहाँ नीचे ले आए, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इतना सा पार्ट, ये कांस्टेंट है, इसको हटा दिए तो एफ को आर स्क्वायर से गुना कर दिए, एफ आर स्क्वायर हो गया नीचे में, ऊपर में Q1 Q2 था तो Q1 Q2 रह गया। अब Q आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, दो आवेश है तो कूलाम का स्क्वायर हो गया, बल के लिए न्यूटन, आर दूरी के लिए जो है आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ये इसका जो है एसआई मात्रक निकल कर आ चुका है, एसआई यूनिट। उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट हर चीज़ें जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साथ ही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर आपको विमी सूत्र पूछेगा ना प्यारे बच्चों, तो विमी सूत्र भी आप बहुत आसानी से जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो ये कूलाम के लिए 80 हम लोग यूज करते हैं, तो 80 लिखेंगे, आप जो है कैलकुलेशन करेंगे, आप निकल जाएगा। तो इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4, a पर पावर 2 होता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? तो हवा, शून्य या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इसमें जो है एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं दिया हुआ है। सारी चीज़ें क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल है जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे प्यारे बच्चों आता है हमारे पास किसका? देखिए यहाँ पे कूलाम का सदिश रूप। कूलाम का सदिश रूप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या होता है कूलाम का सदिश रूप? देखिए सदिश रूप में क्या करना है आपको, क्या करना है, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हवा में r दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक Q1 और Q2 है। जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप जो है करते जाइए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। दो बिंदु आवेश है, एक Q1 और जो है एक जो है Q2, दो आवेश है और r दूरी पर है। एक के लिए हम जो है इसके लिए ये वाला डिस्टेंस ले लिए, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस ले लिए। अब उस पर क्या करना, कुछ नहीं है, बिंदु आवेश Q1 पर, इस Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल, मतलब इस पर जो है इसके द्वारा आरोपित बल कितना होगा, तो कूलाम का नियम से हम लिख देंगे F12, ये वाला पूछा जा रहा है। Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल, इस पर जो है इसके द्वारा लगाया गया बल, तो ये इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, कौन सा, ये वाला बल लग रहा है, तो ये निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय ये वाला ले लेंगे हम, इसके लिए ये वाला ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर और ये कैप हम सदिश रूप में लेते हैं, तो ये समीकरण 1 बन गया। अब इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व भी कर लिया, 1/4πε0 है Q1 Q2, इसको लिख दिया गुना ये R21 कैप है, तो इसको जो है वेक्टर के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से निकाल कर फ्री करके निकाल लिया गया है, समीकरण 2 बना दिया। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से निकाल लिया। फिर इसी प्रकार से जो काम ऊपर किया गया है सेम काम जो है बिंदु आवेश Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल, पहले हमने क्या निकाला था Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित, और यहाँ पर हम लोग निकाले हैं Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो यहाँ से F21 निकाल लिए और वही कूलाम का नियम लगा दिए, और यही जो है हमारा समीकरण 1 2 3 4 जो निकला है प्यारे बच्चों, यही हमारा कूलाम का सदिश रूप है। यही हमारा जो है कूलाम का क्या है, सदिश रूप है। देखिए समीकरण 1 2 3 एवं 4 को जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप कहते हैं। लॉजिक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला कंसेप्ट देखिएगा। अगला देखिएगा, एक आप लोगों से ये वाला पूछा जाता है, ठीक है, बाकी ये कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, आप लोग इसको जो है देखिएगा। ये नोट्स में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया गया है, कुछ न्यूमेरिकल है जिसका हिंट भी आपको दिया हुआ है, तो ये सारा का सारा नोट्स आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है,
नोट्स के लिए आपको फिर से हम आपकी जानकारी के लिए बता दें प्यारे बच्चों, नोट्स के लिए आपको जो है क्या करना है, आपको एक नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं 7368013514। इस नंबर पे आप जो है मात्र और मात्र 99 रुपये में नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है पूरा फिजिक्स का। तो आप जो है पेमेंट करके, इसी नंबर पे पेमेंट करके आप जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आप जो है बता सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट जो कीजिएगा इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देना होता है, तो आपको जो है पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस करके दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 1 का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ये कुछ क्वेश्चंस था। अब आता है विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए अब हमारा आता है इसी में विद्युत आवेश वाला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब जो है हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र होता क्या है उसको समझिए पहले प्यारे बच्चों। किसी स्रोत आवेश या निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप नॉर्मली ऐसे समझेंगे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई हमारे पास विद्युत क्षेत्र बोला जा रहा है ना, ये मान लेते हैं कि कोई एक हमारा चार्ज है, एक पॉइंट है, इस पे चार्ज है हमारा। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश को रखने पर, कोई परीक्षण, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा। देखिए यहाँ पर कोई हमारा एक पॉइंट, कोई आवेश है, ठीक है, और इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर ये परीक्षण आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल जो है अनुभव करती है, उसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। मतलब जहां तक ये अनुभव करेगा, यहां तक अनुभव कर रहा है। देखिए अब जैसे ये हम बनाए हैं, इस तरफ कोई परीक्षण आवेश है, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आकर्षण प्रतिकर्षण का बल हम अनुभव कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ इसका मतलब इसका विद्युत क्षेत्र नहीं हुआ। जहां तक ये अनुभव करेगा, यहाँ अनुभव कर रहा है, यहाँ अनुभव कर रहा है, यहाँ अनुभव कर रहा है, मतलब इस बाउंड्री तक जो है इसका जो है विद्युत क्षेत्र है। और जब यहाँ से इसके जैसे पार जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल है वो अनुभव नहीं करती है। तो ये चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां तक कोई भी वस्तु आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करती है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन। पॉइंट क्लियर है प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। सीधा सा बोलना है कि किसी वस्तु का या किसी भी किसी निकाय का, आवेशित निकाय का, ठीक है ना, कोई भी आवेशित निकाय है हमारे पास, कोई भी आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य परीक्षण आवेश को रखने पर, ठीक है। चलिए तो ये प्यारे बच्चों आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं विद्युत क्षेत्र में। आपको विद्युत क्षेत्र में डेफिनेशन इस तरीके से ध्यान रखना है कि किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक जो है कोई परीक्षण आवेश रखने पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करती है, तो उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। लॉजिक क्लियर है? अब बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर क्रियाशील विद्युत बल को क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह कैसी राशि है प्यारे बच्चों? तो सदिश राशि है, इसे वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला हो जाता है प्यारे बच्चों, वो वेक्टर ई बराबर क्या होता है? एफ बल पर परीक्षण आवेश का चार्ज होता है। इससे आपको इसको जो है डिवाइड कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा ये, ठीक है।
अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसका एसआई मात्रक पूछेगा तो एसआई मात्रक क्या निकालेंगे, तो हो जाएगा ऊपर में है बल मतलब न्यूटन हो जाएगा और नीचे में आवेश है कूलम। तो ये क्या हो गया, एन सी प्रति सी, एन सी न्यूटन प्रति कूलम। इसको जो है ऐसे भी लिखेंगे हम, न्यूटन प्रति कूलम इसको जो है बोलेंगे हम लोग। लॉजिक क्लियर है। देखिए यहाँ से और भी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब फिर इसमें जो है यहाँ आ जाएगा अपने पास बटे में सी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सी पर पावर 1। ये भी इसका जो है एसआई मात्रक सही है। ठीक है, अब ज़्यादातर ये वाला ध्यान रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम में ये वाला आपसे पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी आपका जो है सही है। चलिए आगे बढ़ें। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बल है तो बल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम एल टी पर पावर -2। अब बटे नीचे में आवेश है तो 80 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा एम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। ये जो है प्यारे बच्चों आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ गया किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उम्मीद करते हैं आपको सारी कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब जो है ये था, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विद्युत आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आपको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए बस आपको क्या करना होता है, देखिएगा थोड़ा सा हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, माना कि बिंदु आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ आप इस चीज़ को देखेंगे ध्यान से तो आपको चीज़ें समझ में आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे +Q आवेश है और r दूरी पर कोई एक पॉइंट जो है P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालना है। तो इसको जो है हम क्या कैसे निकालेंगे, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लाया जाए। अब इस पे जो है एक परीक्षण आवेश Q0 को लाए। अब लाए तो इसमें क्या हो जाएगा, और इसका अगर हम पूछें आपसे कि विद्युत बल क्या होगा, तो बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कूलॉम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो कूलॉम के नियम से बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q1 Q0। एक तो हमारा आवेश है Q और दूसरा है Q0, तो यहाँ 1 भी नहीं लिखेंगे, एक लिखेंगे Q और दूसरा लिखेंगे Q0 बाय r²। यहाँ कॉन्स्टेंट K आएगा, तो यही हमारा जो है निकल कर आ जाएगा इसका। ठीक है, यही अपने पास जो है निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अभिष्ट व्यंजक इसका जो है यही निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q/r² निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल सारा का सारा आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे किसके बारे में, विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखिए क्या होता है, आइए इसको पहले समझते हैं। विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश जिन काल्पनिक सरल अथवा वक्रित पथों पर गति के लिए स्वतंत्र होती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। चूंकि इन रेखाओं की संकल्पनाएं सर्वप्रथम फैराडे ने दी, इसीलिए इन्हें फैराडे मतलब फैरड रेखाएं भी कहा जाता है। तो ये छोटा छोटा डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ गुण है जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला गुण क्या है, विद्युतीय बल रेखाएं काल्पनिक होती है। विद्युतीय बल रेखाएं क्या होता है प्यारे बच्चों, काल्पनिक होता है, किंतु इनके द्वारा प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र वास्तविक होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उन बिंदुओं की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। जैसे पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर, ये देखो यहाँ पर एक बिंदु है, किसी भी बिंदु पर खींची गई इसका स्पर्श रेखा, ये इसकी स्पर्श रेखा है,
तो इस बिंदु पर, इस पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे प्यारे बच्चों, तो वो क्या करता है, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है। पॉइंट क्लियर है? तीव्रता को ये जो है प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अगले पॉइंट की बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, सॉरी तीसरा नंबर पॉइंट, किसी विलगित धन आवेश के कारण विद्युतीय बल रेखाएं जो त्रैत्य होती है बाहर की ओर होती है, और ऋण आवेश के कारण जो त्रैत्य होता है भीतर की तरफ होता है। आप ऐसे समझिए लॉजिकली कि जो प्लस वाला आवेश है, जो पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश में जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो बाहर की ओर होता है। आप देख पा रहे हैं, बाहर की ओर होती है। और जो निगेटिव वाला होता है उसमें अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होती है क्या, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट बोला जा रहा है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, मतलब स्टार्ट होती है, धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, एंड होती है। लॉजिक क्लियर है? ये हो गया इसका जो है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में ध्यान रखना है, विद्युतीय बल रेखाएं बंद लूप का जो है निर्माण नहीं करती है। ये जो है बंद लूप, एकदम क्लोज्ड लूप होता है ना, क्लोज लूप, उसका जो है निर्माण नहीं करती है। अगला पॉइंट की बात करें तो समान आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय बल रेखाएं की लंबाई की जो दिशा है उस दिशा में सिकुड़ती है, जो प्रदर्शित करता है कि असमान आवेशों में आकर्षण होता है। मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से निकलता है तो ये फैलते हुए जाता है, फिर ये धीरे धीरे सिकुड़ते चला जाता है। तो इस तरीके से आप इसको जो है समझ सकते हैं। अगला पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, तो अगला जो पॉइंट है, समान आवेश के कारण, अगर मान लो दो समान आवेश दे दे, एक आपको पॉजिटिव दे दे और दूसरा भी पॉजिटिव दे दे, तो समान आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलती है। ये लंबाई के जो है ना लंबवत फैलती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लंबाई के जो है लंबवत फैलती है, जो प्रदर्शित करता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। मतलब समान आवेश में आपको हम पहले भी बता रखे हैं कि समान आवेश में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्रतिकर्षण होता है। देखिए आठवां नंबर पॉइंट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, दो विद्युतीय बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेदित नहीं होता या प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? तो इसके पीछे का जो मुख्य रीजन है प्यारे बच्चों वो ये है, ऐसा क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर दो परस्पर रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं होगी, जो कि कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। पॉइंट क्लियर है? क्रमशः विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं प्रदर्शित करेगी। वो मतलब अगर दो निकलेगी तो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। इसी तरह अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि समांतर विद्युत बल रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। समांतर अगर रहता है, समांतर विद्युत बल रेखाएं है तो वो समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से इसी के बारे में ये दिया हुआ है। एक लास्ट वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला 9 नंबर पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बाकी आपको नोट्स में सारा मिल ही जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बिंदु आवेश Q के कारण विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या जो होती है Q/ε0 होता है, जो कि गॉस का प्रमेय है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अगला बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला आपका आता है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों जो परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत हो, एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे में आप याद रख सकते हैं CO2, CO, HCl, NaCl, NH3,
H2 ETC, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं, आप जो है इसको भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसे वेक्टर P से सूचित किया जाता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आपको थोड़ा सा हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ा सा हम क्लैरिटी लाना चाहते हैं। देखिएगा, मान लीजिए सपोज आपके पास यहाँ पे Q है और यहाँ पर भी एक Q2 है या Q0 है। इसके बीच की डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों 2L है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम, इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर P से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम लीजिए, तो परिणाम लेंगे तो एक का ले लिए Q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को तो दोनों से गुना कर दीजिए 2L से, हो गया। यही हमारा वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L। ये इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल गया। अब इसका SI यूनिट पूछेगा तो SI यूनिट हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? C हो गया कूलम, Q का आवेश का SI मतलब कूलम। लंबाई के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, तो मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है कूलम मीटर। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? कूलम मीटर जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक हो जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, विमी सूत्र आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों, विमी सूत्र आपसे पूछेगा तो क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। आवेश का AT हो गया और जो है 2L लंबाई के लिए क्या हो जाएगा? लंबाई लेंथ L हो जाएगा इसके लिए, तो ATL निकल कर आ गया बस। ATL। अब M नहीं है तो कहीं कहीं इस तरह भी लिखा हुआ रहेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। M पर पावर 0, अब लिखा रहेगा ATL, बस ऐसे। इस सब पे पावर कुछ नहीं तो 1 लिख देगा, बस कुछ इस तरीके से भी दे सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। बाकी इसमें भी सारा चीज़ वही दिया हुआ है, आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चों आपको दो क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा एंड हो जाता है। ये सारा न्यूमेरिकल है, आपको पूरा ये क्वेश्चन है दिया हुआ, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आ जाता है नेक्स्ट जो है गॉस का प्रमेय, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इसका 2 क्वेश्चन और आप लोगों से यहाँ से पूछा जाता है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, देखिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में व्यंजक, और दूसरा एक पूछा जाता है निरक्षीय स्थिति में। यहाँ पे है, देखिए, एक ये वाला पूछा जाता है। इस दोनों को अलग से हम जो है 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो जो है बना करके आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आप लोग जो है निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। एक अक्षीय स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर, ये जो है दोनों प्यारे बच्चों हम जो है प्रोवाइड आपको करवा देंगे। बाकी नोट्स अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। बहुत ही सरल शब्दों में हम जो है कैलकुलेशन किए हुए हैं। अब आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं किसके बारे में, गॉस के प्रमेय के बारे में। देखिए, आइए देखिए, गॉस का प्रमेय क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें क्षेत्र सदिश आपसे पूछा जाता है। क्षेत्र सदिश क्या होता है? यदि किसी क्षेत्र के साथ धनात्मक अभिलंब संबंध हो तो प्राप्त भौतिक राशि क्षेत्र सदिश कहलाता है। जैसे आपके पास ये कोई एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के साथ धनात्मक अभिलंब है, इससे संबंध है, तो इससे जो प्राप्त भौतिक राशि होगा
वो हमारा क्षेत्र सदिश कहलाएगा। जैसे ये ए हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए हमारा क्षेत्र सदिश कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है विद्युत फ्लक्स क्या होता है। आइए इसको जो है थोड़ा सा हम लोग में डीप में समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो विद्युत फ्लक्स का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या। कोई आपके पास जो है प्यारे बच्चों, कोई आपके पास जो है इस तरीके का विद्युत क्षेत्र है, इसके लंबवत गुजरने वाले जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपका डायग्राम दिया हुआ है। इसके लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को ही फ्लक्स कहते हैं। इसे प्यारे बच्चों हम लोग फाई से रिप्रेजेंट किया करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फाई बराबर सूत्र होता है वेक्टर ई इंटू ए, वेक्टर ए। ठीक है, हम हिंदी में अगर बोलें तो तीव्रता गुना क्षेत्रफल। तीव्रता गुना में क्या होता है प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसका फॉर्मूला जब पता चल गया तो आप इसका आसानी से जो है याद रख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन भी किया हुआ है, तीव्रता गुना क्षेत्रफल हो गया। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं फाई बराबर क्या होता है? तीव्रता गुना क्षेत्रफल। SI मात्रक निकालना है तो तीव्रता क्या हो जाएगा? न्यूटन बाय कूलम हो जाएगा, गुना मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्षेत्रफल के लिए ये क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर हो गया, तीव्रता के लिए न्यूटन बाय कूलम हो गया। तो ये निकाल सकते हैं। इसी को जो है ये भी एक SI मात्रक है। इसका 2 SI मात्रक आपको याद रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी इसका विमी सूत्र आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बल बटे आवेश होता है, ये हम निकालने के लिए सिखा चुके हैं। तीव्रता का भी और क्षेत्रफल का तो L स्क्वायर होता है। ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। गॉस का प्रमेय क्या होता है प्यारे बच्चों? आइए गॉस का प्रमेय भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। गॉस का प्रमेय कहता है कि इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं या फ्लक्सों की कुल संख्या पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है प्यारे बच्चों। इसका प्रूफ जो है ये रहा आपके पास में है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। नहीं तो अब जो है इसका जो है हम नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको जो है नेक्स्ट पार्ट में हम जो है आपको पूरा डिस्कशन करके बताएंगे। तो ये आज जो है हम रहने देते हैं। गॉस का प्रमेय से जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उस चैप्टर में भी विद्युत तीव्रता वाले में अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का व्यंजक रह गया था, तो उसको जो है नेक्स्ट पार्ट में सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की सेशन में यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और जाते जाते वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यार में एक बार इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और जो है चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जो है ज़रूर करके जाइएगा, ताकि हर प्रकार का लेटेस्ट और वीडियो जो है फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, इस प्रकार से ऑथेंटिक वीडियो आपको जो है प्रोवाइड होते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।